हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 41 का सॉल्यूशन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अक्षर यथाक्रम दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर ABCDFGHIJKLM लिखा हुआ है और रोमन में उसका कोड जो है दिया गया है। रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3, इसी प्रकार से कोड दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो लीफ LEAF शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? LEA और F, इसका कोड क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसमें L के लिए क्या है, तो L के लिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रोमन में 12, E के लिए रोमन में 5, A के लिए रोमन में 1 और F के लिए रोमन में 6। तो ये हो गया। अब देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन A में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा गया है यदि ब्यूटी बराबर 74 तो हैप्पीनेस बराबर व्हाट। तो यहाँ पर क्या किया गया है वो देखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले शब्द ब्यूटी, BEAUT और Y, 2, 5, 1, 21, 20 और Y हो गया आपको 25 और इन सभी को आप आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 74। ठीक है, ब्यूटी के सभी लेटर के पोजीशन को आप आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 74। उसी प्रकार से हैप्पीनेस HAPPINESS हैप्पीनेस यानी कि 8, 1, 16, 16, I हो गया 9, N हो गया आपको 14, E हो गया 5, S हो गया 19 और ये भी 19। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 107 और ये दिया गया है ऑप्शन A में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? इसमें से कौन सा अलग है हमको ये पता करना है। यह क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें से कौन अलग है वह बताना है। तो देखिए डे मतलब हो जाता है दिन, डे मीन्स हो जाता है दिन और नाइट मीन्स हो जाता है रात। हैप्पी मीन्स खुशी और अनहैप्पी मतलब दुखी, यानी कि खुशी नहीं है। फ्रेंड मतलब हो जाता है दोस्त, इनेमी मतलब हो जाता है दुश्मन। आप देख रहे हैं ये सारा का सारा दिन रात, खुशी दुखी, दोस्त दुश्मन, ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा जो है अपोजिट वर्ड है। जबकि सेग मतलब साधु, सेग मतलब साधु और सेंट मतलब भी साधु, यहाँ पर दोनों का मतलब साधु होता है। इसीलिए सब जो है अपोजिट वर्ड है और ये जो है साइनो है, इसीलिए हमारे प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ऑप्शन C। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है। लिखा गया यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या होगा, हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, हम सबसे पहले इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। क्या बोला गया? बोला गया कि दक्षिण पूरब, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब जो है यानी कि ये वाला एरिया, साउथ ईस्ट जो है ये उत्तर हो जाए, तो ठीक है ये उत्तर हो गया। तो जब यहाँ उत्तर हुआ इसके बाद क्या बोला? उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और ये उत्तर पूरब है, ये पश्चिम हो जाए। तो आप देख लीजिए वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या बचा? साउथ, साउथ यहाँ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में बोला यही क्रम जारी, तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण ये है,
दक्षिण देख लीजिए किसके किसके बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, यानी कि दक्षिण जो है वह उत्तर पूरब हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब यही क्वेश्चन जो है हम लोग, ये तो हुआ जो जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से हमने बताया, आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यही क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी जो है बिना डायग्राम के मानते नहीं हैं, उनके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें क्या सब है तो देखिए बोला गया कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब ये है, इसको बोला उत्तर बनाने, हमने उत्तर बना दिया। फिर क्या बोला, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब यहाँ पर है, इसको पश्चिम बनाने बोला। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट तो ईस्ट। प्रश्न में किसके पीछे पूछा, किसके बारे में पूछा, साउथ के बारे में, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो हो जाएगा ये कौन सा एरिया, नॉर्थ ईस्ट। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पसंद आए आप उससे बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपको 5 नंबर है, लिखा गया नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासा के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 डाइस हमारे प्रश्न में दिया गया है, लेकिन हम आपको यह प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस के मदद से बना करके बताएंगे। आप चारों डाइस का मदद से भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप चारों डाइस का प्रयोग कीजिए। अगर आपको 2 ही डाइस से प्रश्न का उत्तर आ जा रहा है तो आप 2 ही डाइस से प्रश्न बना लीजिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, तो हम यह डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 हम कॉपी किए हैं। और इसमें देखिए किसी भी रूल जो होता है, रूल क्या होता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, तो नारंगी बैगनी कॉमन मिल गया, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो नारंगी बैगनी कॉमन मिल गया, तो जामुनी और लाल एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो प्रश्न में बोला गया कि लाल रंग के विपरीत, तो लाल रंग के विपरीत क्या होगा, जामुनी होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके, बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके, यानी कि ई से प्रारंभ करना है, ठीक है, बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसको क्या कर देना, मुझे विपरीत क्रम में लिख देना है। यानी कि इधर हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा O N M L K J I H G F और यहाँ पर हो जाएगा E, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो अब क्या बोला, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा, उस अक्षर के यानी कि व्हाट के बाईं ओर 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां है। इसका मतलब हुआ कि दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए हमने ये देखा, दायां और बायां को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हम ये चीज़ बार बार आपको बता रहे हैं, इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं। दाएं और बाएं को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। तो दाएं और बाएं को जोड़ दिए, हो गया 14 और 7 हो गया 21। तो हमको जेड के साइड से 21 गिनती करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ओ, ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा।
और आप देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम तो अलग ही तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें सबसे अधिक लेटर कहाँ पर है उसको मुझे बेस मानना है, तो हमने इसको बेस मान लिया, AA BC CB इसको बेस मान लिया। अब हमको देखना इसी से मिलता जुलता कहाँ पर है, तो इसी से मिलता जुलता हम देख रहे हैं तो यहाँ पर BCC तो BCC। चलिए अब इसको देखिए, BCC तो BCC के बाद यहाँ पर डैश है, यहाँ पर B है, हमने B दे दिया। B के बाद AA तो यहाँ पर एक A और यहाँ पर AA, B तो B, C तो C, फिर यहाँ C है तो यहाँ पर फिर से C दिया जाएगा, उधर B और A, फिर B और A। इधर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस साइड। अब इस साइड बाएं साइड का हम बात करते हैं, तो B C C B A, फिर से A B C C, और ये कंप्लीट हो गया। यानी कि जितना भी खाली स्थान है वो सारा का सारा हमारा फुलफिल हो गया। क्या रिजल्ट आया इसका, तो C A B A C, A और C। अब देख लीजिए ऐसा विकल्प है किसी में CAB AC, CAB AC, CAB AC, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए इतना ही ज़रूरी है, परीक्षा के लिए इतना ही ज़रूरी है, अब इससे आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसी में क्या करते हैं, तो अब इसी में जो है इसको हम देखेंगे कि सर एग्ज़ाम में तो चलिए ठीक है, लेकिन अभी तो क्लास में है, हम लोग को तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कशन में तो आप बतला दीजिए कम से कम इसका ग्रुपिंग कैसे होगा। तो चलिए हम इसका ग्रुपिंग करके देखते हैं कि ग्रुप इसका कैसे बनेगा। तो ABC CBA, ABC CBA, ABC CBA, ABC CBA, और हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या लुप्त है, यहाँ पर यह बात बोला गया है। तो 1560, 308, 72, 18 और उसके बाद व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा हमको यही देखना है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए 1560 है और यहाँ पर 300 है, 308 दिया हुआ है, ये सीधा सीधा यहाँ पर सिस्टम है, सीधा सीधा यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर तो डिवाइड से तो कम चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब 1500 में हम 5 से भागा देंगे तभी तो ये 300 होगा, तो हमने 1500 में 5 से भागा दे दिया, तो 1560 है। 1560 में जैसे ही मैंने 5 से भागा दिया, ये तो हो गया कितना, 1500 के हो गया 300, और इधर फिर 12 पंजे 60, यानी कि ये तो हो गया 312। हमारे पास है 308, तो अब हमको 308 करने के लिए यहाँ पर -4 करना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर तो हमको जो है जब ये 308 आया, अब हमको देख रहे हैं 308 के बाद डायरेक्ट 72 है, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पर जब हमने 5 से भागा दिया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 चौका 28, 280 के आसपास तो ये जा ही रहा है, तो हम यहाँ पर 4 से ही भागा दे सकते हैं, क्योंकि 5 से तो भागा दे नहीं सकते हैं। तो 4 से भागा और -5 कर दिए, हो गया 72। यहाँ पर 5 से भागा दिए, यहाँ 4 से भागा दिए, तो यहाँ पर 3 से भागा देंगे, और यहाँ पर कितना से भागा देंगे, तो यहाँ पर भागा हम देंगे 2 से। यहाँ -4 किए, यहाँ -5 किए, तो यहाँ पर क्या करना होगा, -6, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -7। तो 2 में जब हमने डिवाइड किया, 18 में 18 में जब हमने 2 से भागा दिया हो गया 9, और 9 में हम जब 7 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो हमारे लिए प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा गया है इसमें MN का भाई है, MN का भाई है। तो चलिए M और N, M जो है वह भाई है N का, MN का भाई है, BN का भाई है, और B जो है वह भी N का भाई है।
इसके बाद m d का भाई है और m जो है वह d का भाई है। m भाई हो गया आपको d का, ठीक है, m d का भाई है, लेकिन n d का भाई नहीं है। n जो है वह d का भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो क्या होगी, तो बहन होगी। और क्या, भाई नहीं है तो सिंपल सी बात है बहन होगी, भाई नहीं है। बताइए n d से किस प्रकार से संबंधित है। n जो है वह d से किस प्रकार से, तो बहन के रूप में संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका बहन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया है यदि p प्लस q का अर्थ है p q का भाई है, p गुने q का अर्थ है p q की माँ है, और p भागा q का अर्थ है p q की बहन है, तो r s का मामा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। r s का मामा है, मुझे r को जो है मामा बनाना है। r को मुझे क्या करना है, तो मामा बनाना है। अब r को मुझे मामा बनाना है तो इसका मतलब है कि r पुरुष होगा, क्योंकि मामा शब्द जो है, मामा तो पुरुष होता है, स्त्री तो मौसी होती है ना, मामा तो पुरुष होगा। तो जब मामा पुरुष होगा तो हमको r को क्या करना, पुरुष बनाना है। तो इसमें दिया गया है p प्लस q का अर्थ है p q का भाई है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो भाई, भाई यानी कि पुरुष। तो r के बाद जब हम प्लस का चिन्ह देखेंगे तो r के बाद प्लस का चिन्ह रहेगा तो वह जो है पुरुष हो जाएगा। p गुना q का अर्थ है p q की माँ है, खत्म है। p भागा q का अर्थ है p q की बहन है, ये भी खत्म है, क्योंकि माँ और बहन दोनों का दोनों स्त्री होती है, पुरुष तो नहीं होता। तो अब हमको देखना है कि r के बाद किस विकल्प में r के बाद प्लस का चिन्ह दिया गया है। r के बाद प्लस का चिन्ह नहीं है तो ये स्त्री है, स्त्री है तो मामा नहीं हो सकती है। यहाँ भी नहीं है तो ये स्त्री है, स्त्री है तो मामा नहीं हो सकती है, स्त्री है तो मामा नहीं हो सकती है, और एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही है। इसीलिए हमारे प्रश्न का 100% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यदि आपको जांच करने का मन है तो आप जांच कर सकते हैं। चलिए हम भी आपको जांच करके दिखला दें क्या क्या जा रहा है। तो प्लस का अर्थ जा रहा है भाई, गुना का अर्थ दर्शाया जा रहा है माँ, और प्लस का अर्थ दर्शाया जा रहा है क्या चीज़, तो प्लस का अर्थ है भाई। एल का भाई एस, एस की माँ पी, अब माँ का भाई कौन, मामा, तो एस के लिए मामा कौन हो गया, तो आर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन एग्ज़ाम में बाबू, एग्ज़ाम में हम आपको 100% कह रहे हैं, जब भी आपको ऑप्शन मिला उसी समय में टिक कीजिए। ये आप क्लियर करके एग्ज़ाम में यहाँ पर आप यदि इस आंसर को पहले टिक कर लेते हैं, बाद में क्लियर करते हैं, समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी। इसीलिए जैसे ही आपका ऑप्शन मिल जाए आप उसी समय में आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है। क्लियरिफिकेशन में मत रहिएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा गया इसमें 4 और 5 बजे के बीच किसी घड़ी की सुइयाँ कितने बजे विपरीत दिशा में अवस्थित होगी। तो विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनाना। विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। तो जब यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बात कर रहा है, 180 डिग्री का बात कर रहा है, तो देखिए 180 डिग्री तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको बहुत बार रूल बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। आप जानते हैं, हमने आपको बताया हुआ है कि यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारा का सारा आप देख लीजिए 5 के मल्टीपल में है, सारा का सारा 5 के मल्टीपल में है। तो यदि इस प्रकार का डिग्री पूछा जाए तो, यदि इस प्रकार का डिग्री पूछा जाए तो क्या करना है, तो वहाँ पर पूर्णांक, अंश और हर
पूर्णांक है, अंश है और हर है। तो हमको क्या करना है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना, पूर्णांक को और अंश को आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि मुझे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यदि इस प्रकार से प्राप्त होने लगे तो समझ लीजिए वही विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। समझ लीजिए वही विकल्प हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा किस में जा रहा है। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये तो पूर्णांक में है ही नहीं, इसका तो काम ही खत्म है। ऑप्शन सी में आप देखिए 4:50 पूर्णांक 4/11, तो 50 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो होता है 54 यानी कि 54। ये तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 में कहीं नहीं आया, तो गलत। ऑप्शन डी में आप देखते हैं 4:54 पूर्णांक 6/11, तो 54 और 6 को जब आप ऐड करते हैं तो हो जाता है 60। 54 और 6 को जब आप ऐड करते हैं हो जाता है 60। तो हमारे लिए यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 100% यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया है, यह जो है आपको प्रश्न है आपको क्यूबाइड का। क्या बोल रहा है, यदि किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6x5x4 सेंटीमीटर है को 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर हुआ, तो 6 सेंटीमीटर को जब आप एक सेंटीमीटर के टुकड़े में बदलिएगा तो 6 टुकड़ा होगा। 5 सेंटीमीटर है जिधर से, तो उधर से जब आप टुकड़ा कीजिएगा तो 5 टुकड़ा होगा, और 4 सेंटीमीटर जिधर है तो उधर आप टुकड़ा कीजिएगा तो 4 टुकड़ा होगा। तो सिंपल सी तो क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मुझे क्या कर देना, 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30 चौका 120, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा होगा वो कुल मिला करके 120 टुकड़ा होगा, 120 टुकड़ा होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिख रहा है, यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है और बाएं से 15वां है तो कितने लड़के और जोड़ दिए जाए कि कुल 50 लड़के हो जाएं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है यह रैंकिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें बोला जा रहा है दाएं से 25वां, तो दाएं साइड से 25वां, बाएं से 15वां, तो बाएं से 15, 25 और 15 40 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 39, यानी कि 39। तो अभी जो है, अभी वर्तमान में उस कतार में 39 यानी कि 39 लड़के हैं। अब 39 में हम कितना जोड़ देंगे जो 50 हो जाएगा। तो देखिए 39 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो वह 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 16। लिखा गया है, ये प्रश्न निम्न सूचना पर आधारित है, ए बी सी डी ई तथा एफ में से, ए बी सी डी ई एफ तथा ई तथा एफ में से, अब क्या है इसमें, ए एफ से अधिक कमाता है। तो ए जो है वह एफ से अधिक कमाता है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर बोला गया कि सी और डी की संयुक्त आय एफ की आय के बराबर है। सी और डी का संयुक्त आय यानी कि सी और डी के आय को जब हम जोड़ देते हैं तो वह एफ के आय के बराबर हो जाता है, यानी कि एफ के इनकम के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सी और डी जब भी रहेगा वो एफ के नीचे ही रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, बी उतना नहीं कमाता जितना ई कमाता है। बी जो है उतना नहीं कमाता है जितना ई कमाता है। तो
इसका मतलब हुआ कि ई ज़्यादा कमाता है और बी कम कमाता है। बी उतना नहीं कमाता जितना ई कमाता है, इसका मतलब ई ज़्यादा कमाता है और बी कम कमाता है। फिर क्या है, डी की आय सी की आय का 2/3 है। डी का जो इनकम है वह सी के इनकम का 2/3 है। इसका मतलब यह हुआ कि सी का इनकम ज़्यादा और डी का इनकम कम। अगर 2/3 का बात करें हम, तो जैसे कि 2 और 3 हुआ 5, तो 2 और 3 हुआ 5, तो इसका मतलब हुआ कि सी का इनकम और डी का इनकम, तो सी का इनकम हो जाएगा 3, तो डी का इनकम हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं हम यहाँ पर, तो सी और डी में जो कौन ऊपर कौन नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा ऊपर और डी हो जाएगा नीचे, यानी कि सी ज़्यादा कमाता है और डी कम कमाता है। तो यही जब सिचुएशन है, तो यहाँ पर ई बी, ई और बी, और हम यहाँ देख रहे हैं इसमें ए एफ और सी और डी, तो ये एडजस्टमेंट रहा। तो इसमें तो हमको जो है ये जब सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो ए एफ सी डी को जब कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो ई और बी के नीचे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए लिखा हुआ ए एफ से अधिक कमाता है, ए एफ से अधिक कमाता है परंतु बी से कम। पहला ही लाइन में ये लिखा हुआ था, हम जिसको कि छोड़ दिए थे ताकि हम उसको आगे समझा सकें। ठीक है, ए एफ से अधिक कमाता है परंतु बी से कम, यानी कि ए और एफ जो है वह बी से क्या करता है, तो वह बी से कम कमाता है। और बचा कौन, सी और डी, तो यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा डी। क्लियर है ये हो जाएगा आपको सी और डी के लिए, यहाँ हो जाएगा आपको सी और ये हो जाएगा आपको डी। ठीक है, अब हमारे पास जब इतना एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अब इस एडजस्टमेंट के साथ ही हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का। 14 नंबर सवाल है, सबसे अधिक कौन कमाता है। तो सबसे अधिक कौन कमाता है वो आप देख सकते हैं, सबसे अधिक ई कमाता है, और ई जो है वह दिया गया ऑप्शन सी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 15 नंबर में क्या दिया गया है। तो 15 नंबर सवाल में लिखा गया है कि यदि एफ 12,450 रुपये प्रति माह कमाता है, यानी कि एफ का जो इनकम है वह है 12,450 रुपया प्रति माह, तो सी की प्रति माह आय क्या होगी। तो सी जो है वह हर महीने कितना कमाता है। तो यहाँ पर हम देखे थे सी और डी का सिचुएशन जो था क्या था कि जी और सी और डी दोनों मिल जाता है तब वह एफ के इनकम के बराबर होता है। सी और डी जब मिलता है तो वह एफ के इनकम के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था एक बात, तो वो देखिए क्या था कि डी की आय सी की आय का 2/3 है। डी का जो आय है वह सी का आय का 2/3 है। तो हम इसमें जो है इसको जो है हम बांटेंगे ना, क्योंकि ये 12,450 जो है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि सी प्लस डी बराबर 12,450 ये लिख सकते हैं, सी प्लस डी बराबर 12,450 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर जब 2/3 का बात है, जब यहाँ क्या चीज़ का 2/3 का बात है, इसका मतलब 3 भाग ये लेता है और 2 भाग ये लेता है। 3 भाग सी का और 2 भाग डी का, तो 3 और 2 कितना, यही ना रेशियो जाएगा, 3:2 का रेशियो जाएगा। तो 3 और 2 को ऐड कर दीजिए 5, और 12,450 में 12,450 में जब आप 5 से भागा दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2429, हमको प्राप्त हो जाता है 2490। ठीक है, तो 12,450 में जब हम 5 से भागा दे देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 24,090। तो ये हुआ एक हिस्सा। ठीक है, हमको 3 हिस्सा देना सी को, 2 हिस्सा देना है डी को। तो अब डी का इनकम तो हो जाएगा 2490 गुना 2, और सी का इनकम तो 2490 गुने 3। हमारे प्रश्न में किसका इनकम पूछा है, तो सी का। तो सी का इनकम पूछा है तो 2490 गुने 3 आप कर दीजिए, और हमारे प्रश्न के लिए आ जाएगा 7470, यानी कि 7,470 रुपया किसका इनकम, तो ये इनकम हो गया सी का। और सी का इनकम है तो यह ऑप्शन किस में दिया गया है, तो 15 नंबर सवाल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर सवाल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सूचना अनावश्यक है। देखिए
हम इससे पहले वाले टेस्ट में हम आपको बताए थे कि इसमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा कथन जो है अनावश्यक है, और उसमें तो नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा सूचना अनावश्यक है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी कथन अनावश्यक है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे कथन जो है वो आवश्यक है। इसीलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन आवश्यक हैं, सभी सूचना का जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा गया है यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, पहला दिन यानी कि 1 तारीख को जो है शनिवार है, माह का पहला दिन यानी 1 तारीख को शनिवार है। अब बोला गया तो 17 से गिनने पर, 17 से गिनती करने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। तो कौन सा दिन जो है उस माह का तीसरा दिन होगा। तो सबसे पहला चीज़ बाबू यहाँ पर ये बताइए कि हम 17 से गिनती क्यों करें। क्या हमारे प्रश्न में ऐसा कहा गया कि 17 से गिनती करने पर तीसरा दिन कौन सा होगा। 17 से गिनती करने पर तीसरा दिन का मतलब होता है 17 के बाद 18, 19, 20। 17 में तब हम 3 जोड़ते, 18, 19, 20 करते, तब होता 20 तारीख, तब हम 20 तारीख का गिनती बताते। हमारे प्रश्न में बोला गया कि कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा, और माह का तीसरा दिन मतलब महीने का तीसरा दिन, और महीने का तीसरा दिन जो होता है वो 3 तारीख होता है। 1 तारीख पहला दिन, 2 तारीख दूसरा दिन, और 3 तारीख तीसरा दिन, 4 तारीख चौथा दिन, 5 तारीख पाँचवां दिन, 20 तारीख 20वां दिन, 28 तारीख 28वां दिन, 29 तारीख 29वां दिन, 30 तारीख 30वां दिन, 31 तारीख 31वां दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें पूछा गया कि माह का तीसरा दिन क्या होगा, तो हम तीसरा दिन बताएंगे। हम 17 के पास जाएं, फिर वहाँ पर गिनती करके पीछे आएँ। यह प्रश्न सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है कि आप क्या करिए, 17 में 3 जोड़ दीजिए 20, और उसके बाद जाकर के आप आंसर दीजिए। यह प्रश्न यह नहीं है। जब इसमें माह का तीसरा दिन पूछा है तो आप डायरेक्ट 3 दिन चलिए, तो 1 में जब हम 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 3। तो उसी प्रकार से शनिवार में जब हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, रविवार और सोमवार। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार, और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी महीने का छठा दिन मंगलवार हो तो उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्या बोला, यदि किसी महीने का छठा दिन मंगलवार हो, यानी कि 6 तारीख को जो है मंगलवार है। ठीक है, 6 तारीख को मंगलवार है। अब क्या बोला, तो उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले, तो 28 तारीख से 5 दिन पहले यानी कि 23 तारीख तो 23। ठीक है, तो 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, हमको ये बताना है। तो आप जानते हैं किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुणज जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आएगा। आप 6 तारीख में क्या करिए, तो 14 दिन जोड़ दीजिए तो 20 तारीख आएगा, और 20 तारीख को भी हो जाएगा कौन सा दिन, तो मंगलवार। जब 20 तारीख को मंगलवार, 21 को बुधवार, 22 को बृहस्पतिवार और 23 को शुक्रवार, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा गया है दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है क्या हो रहा है, देखिए 2 गुने 6 हमने कर दिया, हो गया 12, प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर 6 से इंटू के 13 5 65, 13 में 6 से 5 से मल्टीपल किए हो गया 65, और -2 कर दिए हो जाएगा 63।
तो यहाँ मैंने 6 से गुना किया, यहाँ मैंने 5 से गुना किया, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे किससे, तो 4 से। यहाँ मैंने 1 जोड़ा, यहाँ 2 घटाया, यहाँ क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुने 3, 6 5 4 3 और आगे हो जाएगा गुने 2, +1 -2 +3 -4 और यहाँ हो जाएगा +5 और इस तरीके से हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1527, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिखा गया है स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। 5 स्टार 7 स्टार 5 स्टार 2 स्टार 45 और हमारे पास ये चिन्ह ऑप्शन के रूप में दिया गया है। अब हमको देखना इसमें से कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न को सही रूप से दर्शाता है, सही बनाता है, वह हमको देखना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए या तो बोर्ड मास का क्वेश्चन होता तो ये बहुत ही इजी है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है तो विद्यार्थियों के सर का दर्द बन जाता है। चलिए हम आप लोगों को कुछ बता दें इसमें। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर देखने कि बराबर का चिन्ह आप देख लीजिए सबसे पहले कहाँ है। बराबर के चिन्ह के बाद अगल बगल आप देख लीजिए क्या डिवाइड का साइन है, तो है। डिवाइड का साइन जैसे ही है तब आप देखिए क्या आपके प्रश्न में कहीं भी पॉइंट में दिया गया है या कंप्लीट नंबर है। अगर दशमलव में है तो ठीक, अगर दशमलव में कुछ भी है तो ठीक है, और यदि दशमलव में नहीं है कंप्लीट नंबर है तो भी ठीक है। अब आप देखिए जहाँ पर भागा का चिन्ह है, जैसे भागा का चिन्ह यहाँ पर आएगा, तो क्या यह जो है आपको भागा का चिन्ह ये जैसे ही दर्शाएगा तो क्या वह पॉइंट्स में आ रहा है। अगर पॉइंट्स में आएगा यानी कि यदि दशमलव में भागा करने पर यदि दशमलव में आएगा तो आप देखिए कि किसी दूसरे जगह पर दशमलव वाला चिन्ह दर्शा रहा है कि नहीं प्रश्न में। यदि नहीं तो फिर उसका संभावना बहुत ही कम है। कहने का मतलब है कि भागा आप देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वहाँ पर कंप्लीट नंबर रहता है, और यदि पूर्णतः विभाजित नहीं होता दशमलव में आता है तो आपको कहीं ना कहीं उस इक्वेशन में दशमलव वाला चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। यह ज़्यादातर केस में देखा गया है। तो यहाँ जो भागा है यहाँ पर जो हम दे रहे हैं तो इधर आप 5 7 5 से कभी भी पॉइंट्स में तो आंसर नहीं आएगा, जो कि हम इधर पॉइंट्स में बना दें। क्लियर है, क्योंकि इधर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस से कभी भी पॉइंट्स नहीं आता है, ठीक है, यानी कि दशमलव कभी भी नहीं आता है। अब क्या है, प्लस है, भागा है, गुना है और बराबर है। ये भागा का चिन्ह दर्शा रहा है यहाँ पर। अगर 7 और 5 में आप भागा देते हैं तो क्या कभी भी लगता है कि दशमलव वाला बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 7 और 5 में भागा देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो इधर भी तो दशमलव होना चाहिए कंप्लीट नंबर बराबर के बाद, तो वह तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो यह भी हमारे प्रश्न का आंसर उम्मीद है कि नहीं के बराबर होगा। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमको बनाना क्या है 45, क्योंकि दोनों में बराबर इस जगह पर है। तो जब 45 बनाना है तो हम क्या करेंगे 7 गुने 5 बराबर 35, 5 गुने 2 बराबर 10, और उस 10 और 35 को जब हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 45। यानी कि समझ में आ ही गया होगा कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। साइलोगिज्म का ये प्रश्न है। लिखा गया कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, कोई पेड़ कमरा नहीं है। पेड़ जो है वह कमरा नहीं है, पेड़ कमरा नहीं है। कुछ कमरे होटल हैं और कमरा कुछ क्या है, होटल है। तो पहला निष्कर्ष है इसमें कुछ होटल फूल है। होटल देखिए तो फूल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, गलत। कुछ कमरे फूल हैं, कुछ कमरा जो है फूल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से बना लें। कुछ के केस में सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट भी 50, कोई नहीं सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट भी 100, कुछ सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट भी 50। निष्कर्ष में कुछ का केस है तो 50 50, कुछ का केस है 50 और 50। क्लियर है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि पहला निष्कर्ष दिया गया है, कुछ होटल फुल है, होटल फुल है, होटल है यहाँ पर, फुल है यहाँ पर। देखिए आप, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट और फिर जाकर के पॉजिटिव स्टेटमेंट, और यहाँ पर ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके बनेगा पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके बनेगा क्या चीज़, तो मिल करके बनेगा निगेटिव। फिर है यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल करके फिर क्या बनेगा, तो निगेटिव। तो एक कथन पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव बना, फिर निगेटिव और पॉजिटिव से निगेटिव बना। तो जब यहाँ पर हमें निष्कर्ष में निगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष तो यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया इसका गलत, पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा है, कुछ कमरे फूल हैं, कमरा यहाँ पर और फूल यहाँ पर, ठीक है, कमरा यहाँ पर और फूल यहाँ पर। तो जब हम देख रहे हैं कि कमरा यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है, इससे पहले वाला जो है होटल और फूल था, तो होटल यहाँ पर था, फूल यहाँ पर था। इस बार कमरा और फूल है, तो कमरा यहाँ पर, फूल, अब सर कमरा यहाँ पर भी तो है, तो बाबू यहाँ पर है हम माने, लेकिन अगर इस दोनों से आप डायरेक्ट यदि बनाते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर से यदि आप डायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या उसमें कोई कॉमन टर्म मिल रहा है क्या, तो कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है। जब कॉमन टर्म मिल ही नहीं रहा तो निष्कर्ष तो बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। इसीलिए हमको इस कमरा और इस होटल, इस फूल से बनाना है। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव और निगेटिव से क्या बनता है, हमने अभी तुरंत बताया था, पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव बनता है। और यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, पॉजिटिव दर्शा रहा है। कभी भी सही होगा तो ये भी गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा गया है, सभी जैकेट कमीज है, सभी जैकेट कमीज है। इसके बाद है, सभी कमीज ट्राउजर है, सभी कमीज ट्राउजर है। इसके बाद है, कोई ट्राउजर बैग नहीं है, ट्राउजर जो है वो बैग नहीं है, कोई ट्राउजर बैग नहीं है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है, कोई जैकेट बैग नहीं है, जैकेट बैग नहीं है, तो बात ये क्या हुआ, सही हो गया। दूसरा है, कोई बैग कमीज नहीं है, बैग कमीज नहीं है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यही क्वेश्चन जो है हम लोग 150 वाले रूल से बना करके देखेंगे। सभी का केस है 150, सभी का केस है 150, सब कोई नहीं, तो यहाँ भी 100 और यहाँ पर भी 100, कोई नहीं 100, यहाँ भी 100, कोई नहीं, यहाँ भी 100 और यहाँ पर भी 100, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं, कोई जैकेट बैग नहीं है, जैकेट और बैग, जैकेट यहाँ पर, बैग यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन टर्म मिला, कमीज और कमीज कॉमन मिल गया, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। ट्राउजर और ट्राउजर कॉमन टर्म मिल गया, कॉमन टर्म में एक 100 होना चाहिए, ये भी मिल गया। यहाँ भी मिल गया कॉमन में 100, यहाँ भी मिल गया कॉमन में 100। अब क्या करना है हमको, तो कोई जैकेट बैग नहीं है, जैकेट है यहाँ पर, बैग है यहाँ पर, दोनों 100, यहाँ भी दोनों 100, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, हो गया सही। तो पहला निष्कर्ष हो गया सही। दूसरा निष्कर्ष, कोई बैग कमीज नहीं है, बैग और कमीज, बैग यहाँ पर, कमीज यहाँ पर,
कॉमन टर्म मिल गया ट्राउजर और ट्राउजर, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी है, पास। अब क्या है हमको, कमीज यहाँ पर 100, कमीज 100, बैग 100, बैग 100, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। यहाँ निगेटिव कंक्लूजन बना है तो दूसरा भी हो गया सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिख रहा है कुछ ब्लेड चाकू है, कुछ ब्लेड चाकू है, कुछ चाकू टेबल है, कुछ चाकू टेबल है, सभी किताबें टेबल है, और सारा का सारा जो किताब है वो कहाँ है, तो टेबल के अंदर। ये हो जाएगा किताब, सारा का सारा किताब जो है वह है टेबल के अंदर। ठीक है, किताब। चलिए, तो ये डायग्राम बन गया हमारा। अब इसमें पहला निष्कर्ष क्या है, तो पहला निष्कर्ष है कुछ किताबें चाकू है, तो कुछ किताब चाकू है क्या, देखिए तो नहीं है, गलत। कुछ किताबें ब्लेड है, कुछ किताब जो है वो ब्लेड है क्या, तो नहीं है, गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत और दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 23 को जो है 150 वाले रूल से बनाएंगे। कुछ का केस है तो 50, यहाँ भी 50, कुछ का केस है 50 और यहाँ भी 50, सभी का केस है तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। निष्कर्ष है कुछ का केस है तो 50 और यहाँ भी 50, कुछ का केस है तो यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, तो कुछ किताबें चाकू है, किताब यहाँ पर, चाकू यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला टेबल और टेबल, लेकिन कॉमन टर्म में आपको मालूम है कि कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, यहाँ तो दोनों का दोनों 50 है, तो ये गलत। दूसरा क्या है, किताबें ब्लेड है, किताब यहाँ पर और ब्लेड यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन टर्म चाकू और चाकू, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, नहीं मिला, आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, ये भी क्या, गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा गया है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 3 घंटा में 12 सेकंड आगे हो जाता है। बहुत अच्छा। इसके बाद यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सेट कर चालू किया गया, रविवार शाम के 3 बजे, ठीक है, 3 PM सेट करके चालू किया गया, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे, तो रविवार 3 बजे से शाम से सोमवार 3 बजे शाम, ये हो जाएगा आपको 24 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 24 घंटा। इसके बाद सोमवार 3 बजे शाम से कहाँ तक जाना है, मंगलवार को प्रातः 10 बजे। तो हम बात करते हैं सोमवार 3 बजे से सोमवार के रात के 3 बजे, यानी कि मंगलवार में 3 बजे हम कहेंगे इसको AM। ठीक है, सोमवार का रात में 3 बजे कहिए या मंगलवार का 3 बजे कहिए इसको 3 AM। तो ये हो गया आपको 12 घंटा। ठीक है, इसके बाद 3 बजे से 3 बजे सुबह, मंगलवार 3 बजे सुबह से लेकर के यहाँ पर कितने बजे तक है, 10 बजे तक, तो 10 बजे सुबह तक, तो मंगलवार 10 बजे सुबह तक का टाइम जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 7 घंटा। 3 बजे से लेकर 10 बजे तक 7 घंटा, तो ये 12, 24, 36, 36 और 7 43। तो ये रविवार 3 बजे से लेकर मंगलवार 10 बजे तक, ये हो गया आपको 43 घंटा, 43 आवर, 43 घंटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3 घंटा में 12 सेकंड आगे, इसका मतलब 1 घंटा में, तो 1 घंटा में ये हो जाता है 4 सेकंड आगे। जब 1 घंटा में बाबू 4 सेकंड आगे, 1 घंटा में 4 सेकंड आगे,
तो 43 घंटा में कितना सेकंड आगे, तो 43 घंटा गुना 4 कर दीजिए और ये हो जाएगा आपको 172 सेकंड आगे। और 172 सेकंड का मतलब हो जाता है 2 मिनट 52 सेकंड। 172 सेकंड का, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 मिनट 52 सेकंड। 2 मिनट 52 सेकंड, यानी कि यह जो है घड़ी 2 मिनट 52 सेकंड खिसक जाएगा, यानी कि ज़्यादा चलेगा। तो 10 बजे हमारा प्रश्न है, 10 AM का प्रश्न दिया हुआ है ना, मंगलवार 10 AM। तो 10 AM में आप क्या करिए, तो 2 मिनट 52 सेकंड जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बज करके 2 मिनट 52 सेकंड। 10 बज करके 2 मिनट 52 सेकंड हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, लिखा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित विकल्पों को चुनिए। यानी कि नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो संबंधित विकल्प है उसको आपको चुनना है। तो 85 है, 94 है, 97 है और व्हाट है। तो यहाँ पर क्या किया गया है उसको आप ध्यान से समझिए। 8 - 5, ये वाला 8, ये वाला 5, 8 - 5 हो गया कितना, तो 3, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, हो जाएगा 9। तो 85 ये वाला, उसमें आपने ये क्या किया, तो ये 9 को ऐड कर दिया, हो जाएगा आपको 94। ये वाला 9 यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया हुआ है 97, तो हम क्या किए, 9 - 7 हो गया कितना, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, हो गया 4। और 97 में मुझे 4 ऐड कर देना है, हो जाएगा 101। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। अब यही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। नीचे दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, हमको यहाँ पर यह देखना है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, तो आपके सामने यहाँ जो फिगर जो बनाया गया है, वह जो फिगर है वो फिगर में आपको करना क्या है, तो उस फिगर में आपको जो है यहाँ पर देखना है कि आपका प्रश्न आकृति जो है किस विकल्प में दिख रहा है, ठीक है, किस विकल्प में आपका प्रश्न आकृति जो है नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बी बना रहे हैं। आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। हमारे पास जो ऑप्शन बी है हम उसको बना करके आपको अभी दिखला रहे हैं। ऑप्शन बी, तो ये हमारा चित्र यहाँ से यहाँ बन गया और इसके बाद इसमें ये भी बना हुआ है और नीचे ये भी कुछ त्रिभुज यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज आप इसमें बनाइए, एक्स्ट्रा ये कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमारे पास जो है चित्र है तो वो तो हमको दर्शाना है ही, तो ये हम आपको यहाँ दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट चित्र है। अब इस चित्र में हमको देखना है कि हमारा प्रश्न आकृति कैसे छिपा हुआ है। तो देखिए आप, ये हमने यहाँ से ये वाला लाइन ये हमने खींचा, ये हमने फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ खींचा, ये लाइन यहाँ से यहाँ खींचा, ये लाइन ऐसे खींचा और ये लाइन ऐसे खींचते हुए ये हमने ये बनाया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए आपका प्रश्न आकृति अब आपको ढंग से अच्छे से नज़र आएगा कि आपका प्रश्न आकृति जो है आपके विकल्प 2 में यानी कि ऑप्शन 2 में पूर्णतः छिपा हुआ है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है ये। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
लिखा गया है बहुत से यात्री एयरपोर्ट पर इधर उधर भटके क्योंकि सभी उड़ानें लगातार तीसरे दिन बर्फबारी के कारण रद्द करनी पड़ी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट है, यानी कि जहाँ से हवाई जहाज़ जो है उड़ान भरती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, तो बर्फबारी के कारण जो है सारी की सारी उड़ानें जो है, यानी कि जितने भी फ़्लाइट जाने वाली थी वो सारी की सारी उड़ानें जो है क्या हो गया, तो रद्द करना पड़ा। तो दिन भर में जितना भी हवाई जहाज़ उड़ता था, वहाँ से उड़ान भरता था, वो सारा का सारा रद्द हो गया है। और यह जो है लगातार तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3-3 दिन ऐसा हो रहा है। तो जब 3-3 दिन से ऐसा हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे यात्री पहुँच गए होंगे। अब यहाँ सिचुएशन यह है कि कुछ ऐसे यात्री जिनका कि घर नज़दीक में होगा तो वह तो बाबू अपने घर चले गए होंगे, लेकिन जिन यात्रियों का यहाँ घर नहीं है वह अपने घर को ही जा रहा था। मान लीजिए कि किसी ऑफिस वर्क से वह आया हो और उसको अब फिर अपने होम टाउन जाना हो, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ बहुत दिक्कतें हो रही होंगी उनके साथ। तो यहाँ सिचुएशन यही है कि सभी उड़ानें, कार्यवाही नंबर 1 है कि सभी उड़ानें तुरंत शुरू कर दी जानी चाहिए। सभी उड़ानें तुरंत शुरू कैसे कर देगा, यहाँ पर तो बोल रहा है कि प्रकृति आपदा है, यानी कि बर्फ़बारी हो रहा है, और जब यहाँ बर्फ़बारी हो रहा है तो बर्फ़बारी के कारण जो है उड़ान रद्द कर दिया गया है। तो अभी बर्फ़बारी हो ही रहा है तो कैसे हवाई जहाज़ को उड़ान भरने के लिए दे देगा, तब तो वो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब हवाई जहाज़ क्रैश करेगा तब तो समझ रहे हैं कोई भी यात्री नहीं बचने वाला उसमें से। इसीलिए कार्यवाही 1 जो है वह पूर्णतः क्या है, गलत है कि सभी उड़ानें तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, यह पूर्णतः गलत है। दूसरा है एयरपोर्ट अधिकारियों को भटकते हुए यात्रियों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था उपलब्ध करनी चाहिए। तो जी हाँ, एयरपोर्ट पर जो भी यात्री जो घूम रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौसम ठीक होगा और कब उड़ान भरेगा। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि यात्रियों को क्या करना चाहिए, ठहरने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। तो यह जो है पूर्णतः सही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का कार्यवाही 1 हुआ गलत, कार्यवाही 2 हुआ सही। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 28, लिखा गया है सेना द्वारा पैरेड अभ्यास, सेना जो पैरेड करती है, ठीक है, पैरेड अभ्यास मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित किया जाता है। कहा गया कि सेना जो है पैरेड करेगी, और वो पैरेड कहाँ करेगी, तो सबसे जो व्यस्त मार्ग है उस पर आयोजित किया गया है इसके लिए। तो यह निर्धारित किया जा चुका है कि इस शहर के इस व्यस्त मार्ग पर जो है सेना पैरेड करेगी। मंगलवार को ऐसा कहा गया है, मंगलवार को ये पैरेड फिक्स हो गया है, ठीक है। तो कार्यवाही नंबर 1 है यातायात मार्ग को अभ्यास पैरेड के दौरान मार्ग मोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उस समय के दौरान यातायात जाम न हो सके। तो यह पूर्णतः क्या है, सही कार्रवाई है। क्या चीज़ कि जिस व्यस्त रोड पर जो है सेना पैरेड करेगी तो उस मार्ग पर जो है यातायात जाम हो जाएगा। तो इसीलिए उससे पहले ही क्या कर देना चाहिए, मार्ग को मोड़ देना चाहिए। यानी कि आज ये रोड ब्लॉक रहेगा, आपको इस रोड में नहीं जाना, आप लिंक रोड से जाइए या किसी दूसरे रोड से आप वहाँ जाइए। इसीलिए कार्रवाई 1 जो है वह पूर्णतः सही कार्रवाई है। 28 का दूसरा कार्रवाई पढ़ रहे हैं। मंगलवार को पैरेड अभ्यास खत्म होने तक मार्ग का प्रयोग करने से बचने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए। जी हाँ, सार्वजनिक सूचना जैसे पेपर में, रेडियो के द्वारा या न्यूज़ में इस प्रकार से सूचना दे दिया जाना चाहिए कि यह जो है मंगलवार को जो है यह रोड व्यस्त रहेगा, इस कारण से ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें, इसीलिए आप लोग यदि इस रोड में से गुजरेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी। तो आप जो हैं यह पहले यह सूचना जैसे ही दे दिया जाएगा तो आम पब्लिक भी उस रोड में जाने से क्या होगा, बचेगा कि नहीं मैं उस रोड का प्रयोग नहीं के बराबर करूं। इसीलिए पहला कार्यवाही सही,
दूसरा कार्यवाही भी सही और आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मनीष ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलाया, यानी कि रात के खाना पर बुलाया, ठीक है, और अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। तो जब मनीष अपने सभी दोस्तों को डिनर पर बुलाया है, रात के भोजन पर बुलाया है, और अपनी माँ को यह बोला कि तुम जो है क्या करना, तो मेरे जन्मदिन के पार्टी का इंतज़ाम कर लेना, ठीक है, करने के लिए कहा। तो यहाँ पर पूर्वधारणाएं नंबर 1 है, हो सकता है मनीष के ज़्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए। जी हाँ, तभी तो वह अपनी माँ को बोला है कि मेरा दोस्त सब आएगा डिनर पार्टी के लिए, तुम जो है इंतज़ाम कर लेना रात के भोजन का। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा गया कि हो सकता है मनीष के ज़्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए, तो यह पूर्णतः सही पूर्वधारणा है। दूसरा है, हो सकता है मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लेगी। इसी सोच के साथ तो मनीष ने अपनी माँ को कहा है कि ऐसे ऐसे है, डिनर होगा, भोजन होगा, जन्मदिन का पार्टी होगा, तुम इंतज़ाम कर लेना। जब मनीष को यह बात मालूम है कि मेरी माँ इंतज़ाम कर लेगी, तभी तो वो अपनी माँ को बोल रहा है। इसीलिए पहला पूर्वधारणा भी सही, दूसरा पूर्वधारणा भी सही, आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो भारतीय विदेश में सेवा कर रहे हैं क्या उन्हें वापस स्वदेश बुला लेना चाहिए? जो भारतीय विदेश में सेवा कर रहा है क्या उनको वापस अपने देश बुला लेना चाहिए? तो नंबर 1 है हाँ। क्यों भाई? पहले उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, ये बात तो सही है, सही तर्क दिया गया ये, पहले उनको मातृभूमि का सेवा करना चाहिए, तो ये तो तर्क पूर्णतः सही है। दूसरा, नहीं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की बाध्यता गलत होगी। कहा गया कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि आप उसको जो है, जो भी आदमी है, जो भी भारतीय हैं, जो भी विदेश में काम कर रहे हैं, आप उनको उनके इच्छा अनुसार काम करने दीजिए, उनको जहाँ इच्छा है वहाँ काम करने दीजिए, वहाँ स्वतंत्र रहने दीजिए, उसको अपनी इच्छा अनुसार वो काम करें। किसी पर बाध्यता, किसी भी प्रकार की बाध्यता, यानी कि आप उसको बाध्य कर दीजिएगा कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, तो यह क्या होगा? गलत होगा उसके साथ। इसीलिए तर्क 1 जो है वह पूर्णतः सही है और तर्क 2 भी पूर्णतः सही है। आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सबका? उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।